Hello students, this is the 13th video of the chapter haloalkane and haloarine standard 12th। तो बच्चों बीच में चैप्टर के SN1 और SN2 मैकेनिज्म का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन आपकी रेफरेंस बुक में सिलेबस में SN1 और SN2 को ऑप्टिकल फिनोमिना से भी समझाना इंक्लूडेड दिया गया है। अब ये ऑप्टिकल फिनोमिना से कैसे समझाया जाए, क्या तरीका है, उसके लिए बच्चों आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सीखनी होगी। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब आप सीखते हो तो आपको इस चैप्टर का तो फायदा मिलता है, आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी फायदा मिलेगा और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, क्योंकि 11th में जो टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें जब आप 11th में आइसोमरिज्म पढ़ते हो तो आपने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्पेस आइसोमरिज्म पढ़ी। आपने स्टीरियो आइसोमरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ी है। आपने छोड़ रखी है अगर तो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ईजेड, आरएस, ये सब होती है। तो हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को सीखना है, और अगर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सीखते हैं फिर उसको SN1 और SN2 तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। बस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सीख लेने के बाद उस SN1 और SN2 को ऑप्टिकल फिनोमिना से समझा देना है। क्लियर बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, स्पेस आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड डिफरेंट टर्म्स। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या इसका लॉजिक है? तो हुआ क्या कि इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक फिनोमिनल कंडीशन सीखनी होगी, और वो ये कि हम अगर ये कहें कि आप मिरर के सामने खड़े हैं और आप अगर राइट हैंडेड हैं तो मिरर में आप लेफ्ट हैंडेड दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू फॉर्म, आप और आपका जो इमेज मिरर में बन रहा है, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। अब इस चीज को हम कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर पढ़ें तो क्या जरूरत है, किन किन बातों की हमें नीड है, उस पर अब आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है? तो हम ये कहते हैं कि जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कैसे होता है ये सीखना है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है और उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ती है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को ये कंपाउंड या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। तो हम कहते हैं कि दिस फिनोमिना इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहां पर दो शब्द आए, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है और दूसरा शब्द आया प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो आपको सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीखना होगा। तो बच्चों सबसे पहला कंसेप्ट हम सीखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम शॉर्ट में PPL बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम एक चित्र से अगर समझें और हम ये कहें कि ये प्रोपागेशन पाथ है और ये जो लाइट बीम है उसका प्रोपागेशन पाथ मान लेते हैं। तो होता क्या है, जब ये लाइट ऑर्डिनरी होती है या मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है तो ऐसे में इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है ना, देखो बच्चों आप, वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन पाथ के हर पॉसिबल डायरेक्शन पे होता है। क्या कि इन ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपगेशन पाथ। दिस वन इज नोन एज ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। लेकिन जब इस लाइट को एक स्पेशल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास कराया जाता है जिसको हम निकोल प्रिज्म कहते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो वाइब्रेशन हर डायरेक्शन पे हो रहा था, हर पॉसिबल डायरेक्शन पे हो रहा था, ये वाइब्रेशन केवल और केवल प्रोपागेशन पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो रहा है। तब ऐसी लाइट को हम कहते हैं क्या बच्चों? PPL। क्लियर हुआ बात? क्या कि in ordinary light the vibration of electric and magnetic field is observed in all the possible direction of the propagation path, but when such light is passed through a
Nicol prism, then the vibration of electric and magnetic field is observed only perpendicular to the propagation path. Then such light is termed as PPL, plane polarized light. क्लियर है कंसेप्ट आपका? तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट ये क्लियर करना है क्योंकि हमको इसी लाइट के रिस्पेक्ट में कंपाउंड को पढ़ना है। क्लियर? तो पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे और इसमें नई नई बातों को आप सीखेंगे। चलिए, इस कंपाउंड को या इस फिनोमिना को हमको डिटेल जब एक्सप्लेनेशन करना होता है तो सबसे पहले बच्चों एक शब्द सीखना होता है और उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनको आपको सीखना पड़ता है। शब्द है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी और किरल कार्बन, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक शब्द पे अब आप ध्यान दीजिएगा। दिस वन इज किरल कार्बन। किरल कार्बन क्या है? आपको सबको मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4। ये कार्बन की 4 वैलेंसी है। अभी इसमें सभी वैलेंसी पे लेट मान लो ए लगा है, तो ये आइडेंटिकल है सभी ग्रुप। अब मैं एक वैलेंसी पे बी लगा दूं, एक पे सी लगा दूं और एक पे डी लगा दूं, तो आपको क्या दिखता है? बोले यार इस कार्बन की चारों वैलेंसीज एक दूसरे से अलग है। ऑल द 4 डिफरेंट वैलेंसीज, ऑल द डिफरेंट वैलेंसीज आर डिफरेंट टू ईच अदर। Then this carbon is considered as chiral carbon. तो आपको डिफिनीशन दिमाग में आई क्या? किरल कार्बन की क्या होती है? बोले किसी कंपाउंड का वो कार्बन एटम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन एटम which contain all the 4 different valencies in the structure is considered as chiral carbon atom. It is also known as optical center. क्लियर बच्चों? तो किरल कार्बन क्या है? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, नॉन आइडेंटिकल होती है, वो किरल कार्बन है। अब किरल कार्बन की डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा, आपको किसी भी कंपाउंड में किरल कार्बन को सर्च करना होगा। जब आप उस किरल कार्बन को सर्च कर लेंगे तब फिर आप उसको फिनोमिनल स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके किरल कार्बन के बारे में डिटेल देखते हैं। बच्चों आपको ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन की चेन में जब कार्बन होगा तो अगर कहीं CH4 है तो आप समझ जाओगे उसकी चारों कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे है तो हो ही नहीं सकता किरल। CH3 है तो बोले यार 3 हाइड्रोजन सेम है तो भी नहीं हो सकता। यार CH4 और CH3 में तो किरल आप सर्च करोगे नहीं, CH2 में करोगे क्या? बोले यार CH2 में तो 2 हाइड्रोजन सेम होंगे तो नहीं करेंगे। CH में करोगे क्या? बोले हाँ CH में हम सर्च करेंगे, हो सकता है कि CH में एक H है और 3 रेस्ट ऑफ वैलेंसीज हैं तो वो तीनों हो सकता है अलग हो या हो सकता सेम हो, लेकिन CH में गुंजाइश होगी कि किरल कार्बन हो, लेकिन CH2 CH3 CH4 में तो नहीं होगी। और C में भी होगी वैलेंसी, चांसेस होंगे, यानी जहां पर CH या खाली C मिलेगा वहीं पे किरल होने की संभावना है। CH3 CH4 CH2 में कभी भी किरल कार्बन हम सर्च नहीं करेंगे, नॉनसेंस एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सा कंपाउंड मैंने बोला बच्चों 1-क्लोरो-ब्यूटेन और एक कंपाउंड बोला 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अब आपको पता करना है इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब विच कंटेन द ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स दैट विच कंटेन द किरल कार्बन। अब स्ट्रक्चर आप बनाइए इनका, ओपन चेन स्ट्रक्चर। आप बोलोगे 1-क्लोरो-ब्यूटेन है तो 1-क्लोरो-ब्यूटेन का मतलब ये होता है CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ कहीं किरल होने की गुंजाइश है क्या आपको लगता है? बोले CH2 में तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, यानी इसमें किरल कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ कोई किरल पॉसिबल नहीं है। क्या इधर हो सकता है? 1 2 3 4 2 पे क्लोरो CH3 CH2 CH CH3, बोले इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें गुंजाइश है CH। तो चलिए हम सर्च करते हैं, CH मिल गया है यानी पॉसिबिलिटी है, तो अब हम सर्च करेंगे क्या इसमें किरल है कि किरल नहीं है।
तो स्ट्रक्चर जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो आप तो स्ट्रक्चर देख के ही बता दोगे कि रेल है नहीं। आप क्या करो, बोलो यार ये कार्बन है, ये सी, इसे क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक CH3 और इधर क्या है, इसको आप क्लब कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दो, तो इधर आप बोल दोगे C2H5। ऑल द 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट टू ईच अदर, दिस मीन्स दैट ये किरल कार्बन है। इस कंपाउंड में एक किरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये पक्का ऑप्टिकल फिनोमिना या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा अभी आगे की बात है, पहले आप किरल को सर्च करना सीखिए। क्लियर बच्चों? चलिए और कंपाउंड लेके चलते हैं और देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड्स को पहचानने की कोशिश करिए। मैंने लिखा 2-क्लोरोपेंटेन और एक लिखा 3-क्लोरोपेंटेन। अब आपको सर्च करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, किस में किरल है और किस में किरल नहीं। क्लियर बच्चों? चलिए चेक करते हैं। 2-क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, 5 कार्बन है, 2 पे क्लोरो है, CH3, CH2, CH2, CH, CH3। 3-क्लोरोपेंटेन का मतलब 5 कार्बन है और 3 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, CH, CH2, CH3। चलिए बोले यार यहाँ आप देखें, इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यहाँ हो सकता है। सर्च करने की गुंजाइश यहाँ है। कैसे सर्च करेंगे? बोलेंगे कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा है, एक क्लोरीन लगा है, एक CH3 लगा है और एक पूरा ये क्लब कर लो आप, 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन है, तो C3H7 है। ये चारों वैलेंसी आपको क्या दिखती है, सब अलग अलग है, यानी दिस वन इज a chiral carbon atom and the compound is optically active। ये हमको आगे एग्जांपल में यूज करना होगा। इसमें चेक करें, बोले यार ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अच्छा ये हो सकता है, ये गुंजाइश है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो बोले यार जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको, तो आप बोलोगे ये देखो इधर लेफ्ट में C2H5 है और राइट में भी क्या है, C2H5 है, दोनों क्लब कर लो। तो बोले यार ये दोनों वैलेंसी तो आइडेंटिकल है, CH तो है लेकिन वैलेंसी रेस्ट ऑफ को चेक करना है, तो आप बोलोगे ये दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल हो रही है, यानी देयर इज नो एनी किरल कार्बन एंड द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर बच्चों? क्या कहते हो आप? अगर आप इन चीजों पे थोड़ा भी ध्यान लगाओगे तो आपको ये बहुत सरल लगेगा और किसी भी कंपाउंड में किरल आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही इजी है। आप बस कोशिश ये करिए कि आप किसी भी कंपाउंड को देख के जहां CH हो या फिर जहां C हो वहां पर ही आप ध्यान लगाएंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कंपाउंड में किरलिटी है कि नहीं। क्लियर बच्चों? चलिए और एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लें जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं कि कुछ कंपाउंड्स जो आपको एनी टाइम याद होने चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जो कॉम्पिटिटिव है और हमेशा आपको स्कूल एग्जाम में भी उनकी जरूरत पड़नी है। जैसे कुछ मैं कंपाउंड की बात करूं, जैसे मैंने लिखा बच्चों CH3, CH2, COOH, दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड। क्या इसमें किरल हो सकता है? बोले यार इसमें कहाँ किरल होगा, इसमें CH3 CH2 नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर के हिसाब से, एंड दिस कार्बन एटम इज अल्फा कार्बन। द कार्बन एटम प्रेजेंट adjacent to the functional group is known as alpha carbon atom, and the hydrogen atoms attached with the alpha carbon atom are considered as alpha hydrogen atom। यानी प्रोपेनोइक एसिड में हमको एक अल्फा कार्बन दिख रहा है और 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन इससे हटा के एक OH को प्लस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा CH3 CH OH COOH। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? बोलोगे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है और कहाँ है? बोले प्रोपेनोइक एसिड में, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक कॉमन नाम ही इसका ज्यादा पूछा जाता है, आपको IUPAC नाम याद होना चाहिए। इसका नाम है लैक्टिक एसिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड और बहुत बार आपको यूज करना होगा लैक्टिक एसिड। चलिए अब लैक्टिक एसिड में देखिए क्या ऑप्टिकल सेंटर है, क्या किरल कार्बन है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चेक करें। बोले इस कार्बन पे तो हो नहीं सकता, यहां गुंजाइश है, तो बोले हाँ, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन है, यानी चारों वैलेंसी अलग है, यानी दिस कंटेन्स वन किरल कार्बन एटम, हेंस लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लियर रहेगा। चलिए इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ये प्रोपेनोइक एसिड में ही मैं एक माइनस अल्फा हाइड्रोजन एटम करके और एक एमिनो ग्रुप जोड़ दूं तो आपको मिलेगा CH3CHNH2 COOH। ये हो जाएगा अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड या ग्लाइसिन। अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, क्या इसमें किरल है? बोले 1 2 3, ये चारों बैलेंसी अलग अलग हो रही है, यानी दिस वन इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ये जनरल कंपाउंड्स है जो आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनेंगे। तो लैक्टिक एसिड हो गया, अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक हो गया। लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? खटाखट आपसे बोलते बनना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड कंटेन वन किरल कार्बन एटम। चलिए अब इसमें बच्चों दो एक कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्या आपने मैलोनिक एसिड सुना है? क्या आपने टार्टेरिक एसिड सुना है? ये दो कंपाउंड काफी यूज होंगे, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टार्टेरिक एसिड तो मोस्ट कॉमन कंपाउंड माना जाता है। चलिए उसको सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और उस एग्जाम्पल से आप इन कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम हो गया है क्या कि फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में जो कार्बन एटम होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। बाकी किरल तो आप पढ़ ही रहे हैं। लेट मान लो मैं आपको बोलूं कि CH2 COOH CH2 COOH, ये क्या लिखा है बच्चों? तो आप बोलोगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिखा हुआ है। क्या आप में से कोई इसका कॉमन नाम जानते हो? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कंपाउंड होते हैं तो दो कार्बन में ऑक्सैलिक एसिड, फिर मैलोनिक एसिड, और फिर जब आते हैं तो ये सक्सीनिक एसिड है। क्या है बच्चों इसका नाम? इसका नाम है सक्सीनिक एसिड। ये क्या किरल कार्बन दिखा रहा है? तो कहाँ दिखा रहा है? ये CH2 या CH2 दोनों में नहीं, लेकिन ये अगर फंक्शनल ग्रुप में इसको एज्यूम करता हूं तो दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन एटम, और इसको एज्यूम करता हूं तो दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक OH जोड़ दूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? CHOH COOH CH2 COOH। इसको आप अब क्या बोलोगे? अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लग गया है। किस में लग गया है? सक्सीनिक एसिड में लग गया है। अल्फा हाइड्रोक्सी सक्सीनिक एसिड। क्लियर? बाकी IUPAC आप लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये IUPAC नाम है। कॉमन नाम क्या है इसका? कॉमन नाम है बच्चों क्या? इसका कॉमन नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। क्या इसमें किरल दिखता है आपको? बोले यहां तो नहीं है, यहां हो सकता है। चलिए मैं इसको अरेंज करूं, अगर तो बोलोगे C से जुड़ा है H, और क्या जुड़ा है? OH, और क्या जुड़ा है? COOH, नीचे क्या जुड़ा हुआ है? CH2 COOH। ये देखिए किरल है 1 2 3 4, चारों बैलेंसी अलग है, यानी मैलिक एसिड कंटेन वन किरल कार्बन एटम। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर बच्चों? अब इसी में मैं -2 अल्फा हाइड्रोजन एटम कर देता हूं, -2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और इसमें +2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ लूं, अगर सब्स्टिट्यूशन करा दूं तो अब आपको क्या मिलेगा? दोनों कार्बन कराना है, CHOH COOH
CHOH COOH. This one is अल्फा अल्फा, दोनों अल्फा पोजीशन है, अल्फा अल्फा डाइहाइड्रोक्सी सक्सीनिक एसिड, ये इसका नाम हुआ, अल्फा अल्फा डाइहाइड्रोक्सी सक्सीनिक एसिड। या फिर आप IUPAC लिखना चाहते हो तो IUPAC में क्या आएगा 1 2 3 4, तो आप बोलोगे 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड। ये इसका क्या होगा, ये इसका IUPAC में होगा। क्या इसमें किरल है, देखिए आप बोले यार यहाँ CH है, यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें दो किरल है। पहले हम इस कार्बन को देखें, CHOH COOH, और नीचे में भी CHOH COOH, इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं। तो ये वाला कार्बन और ये दोनों कार्बन किरल कार्बन है। देयर आर 2 किरल सेंटर और किरल कार्बन प्रेजेंट इन द अल्फा अल्फा डाइहाइड्रोक्सी सक्सीनिक एसिड। लेकिन इस कंपाउंड को आप रियलिटी में बोलोगे क्या, और इसको आप खूब बोल चुके हो, खूब सुन चुके हो इसके बारे में। दिस वन इज टार्टेरिक एसिड। तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, अल्फा एमिनो एसिड्स, टार्टेरिक एसिड, ये टिपिकल एग्जाम्पल होते हैं जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ भी करके आप इन कंपाउंड्स को दिमाग में बैठाएं, सिर्फ इस आइसोमरिज्म के पर्पज से नहीं, आपको आगे चल के इनका बहुत यूज होना है, चैप्टर्स में यूज होना है, रिएक्शंस में यूज होना है, आगे बायोमोलिक्यूल्स में यूज होना है। तो आप कोशिश करेंगे कि लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, अल्फा एमिनो एसिड्स, ये कुछ कंपाउंड तो आपको रटे होने चाहिए। ताकि कोई नया कंपाउंड आता है और उसमें आपको बताना हो कि इसमें किरल है कि किरल नहीं है, तब आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बच्चों ये कंपाउंड जो है ना, इनके जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये लैंग्वेज में आते हैं, इनके स्ट्रक्चर बना के नहीं देते, तब आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार आप क्या करें, आपको तो स्ट्रक्चर नहीं मालूम, और बिना स्ट्रक्चर के तो आप कोई इसके क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे। क्लियर बच्चों, बनेगा? चलिए अब मान लो कि मैं आपसे कहूं कि कुछ कंपाउंड मैंने लिखा कि 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, एक लिखा है 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 फेनिल 2 क्लोरो इथेन। आपको चेक करना है कि इनमें से किसी में, दोनों में कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और किस में किरल कार्बन है। आप बोलोगे 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4, 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमो है और 3 पे ब्रोमो है, बस हाइड्रोजन फिलअप कर दो। बोलो यार इसमें तो हो नहीं सकता, लेकिन इसमें देखिए आप 1 2 3 और पूरा ये 4, यानी किरल है। इसमें देखिए एक ही अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा अलग, यानी ये किरल है। इसमें 2 2 किरल सेंटर है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें देखें इथेन यानी 2 कार्बन, इसी में 2 नंबर पे 1 लगा है, 1 फेनिल 1 क्लोरो है, 1 नंबर पे फेनिल है, 1 पे क्लोरो है। चलिए बताइए क्या ये किरल है? बोले यार एक बैलेंस ये अलग, दूसरी ये अलग, तीसरी ये अलग और चौथी में हाइड्रोजन, यानी इसकी चारों बैलेंस ये अलग है, यानी इसमें भी किरल कार्बन है। क्लियर बच्चों? तो अब मेरे को ये लगता है कि आप किरल आइडेंटिफिकेशन तो कर सकते हो। जब आप किरल की पहचान कर पाते हो तब फिर आप इसमें एंटर करते हो और इसके बारे में आप डिटेल पढ़ते हो। तो चलिए अब हमको ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो हमको जनरल थीम ये मालूम हो गई कि ऐसे कंपाउंड जिनमें किरल कार्बन हो वो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होना क्या होता है ये तो नहीं पता हमें ये तो पता होगा कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये नेचर क्या है तो अब इसको समझना है। ध्यान दीजिए, होता क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, और दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पोलरीमीटर। पोलरीमीटर
पोलरीमीटर में एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन और फिक्स्ड लेंथ ली जाती है इंस्ट्रूमेंट की, उसमें कोई सोल्यूशन भर दिया जाता है। अब उस सोल्यूशन में से पीपीएल को गुजारते हैं, पीपीएल को पास करते हैं। जब पीपीएल उसमें से होके निकलता है तो पीपीएल में जो वाइब्रेशन था परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ एंगल से डेविएट होता है। किस तरफ? बोले ये आइदर क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये डेविएशन होगा तो दिस नेचर इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या समझे आप कि when any optically active compound is filled in polarimeter having fixed concentration and fixed length and PPL is passed through this solution, then the solution rotates the plane of PPL either in clockwise or in anti-clockwise direction. Then such activity of the compound is known as optical activity और ऑप्टिकल, दिस कंसेप्ट इज नोन एज ऑप्टिकल नेचर। क्लियर? अब मैं इसको अगर ये कहूं कि चलिए ये अपन कहें कि ये पीपीएल, पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये पीपीएल है और ये एज्यूम करो आप कि पोलरीमीटर में एक सोल्यूशन भरा हुआ है। इस पोलरीमीटर की लेंथ एल कांस्टेंट है और इसका कंसंट्रेशन सी भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, नहीं तो आपको क्या है हर एक की वैल्यू अलग अलग मिलेगी तो कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। इसलिए कंसंट्रेशन और पोलरीमीटर की लेंथ ये दो चीजें कांस्टेंट रहती है। जब ये पीपीएल मान लो इसमें लैक्टिक एसिड डाला हुआ है, जब ये लाइट इस पोलरीमीटर से पास होती है तो ऑब्जर्वेशन ये किया गया कि मुझे ये लगता था कि वाइब्रेशन तो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए था, लेकिन पता चला कि वाइब्रेशन तो कुछ डेविएशन शो कर रहा है थीटा एंगल के साथ। ये डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, या हो सकता है का सेम मूवमेंट इसका जो डेविएशन है हम सोच रहे थे परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेविएशन शो करे। एक बार में एक ही डायरेक्शन होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज डेविएशन शो करेगा तो इसको हम बोलेंगे दिस वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। इसको हम प्लस साइन से या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। लैक्टिक एसिड है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस लैक्टिक एसिड या स्मॉल डी लैक्टिक एसिड, कैपिटल डी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिए। यही चीज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा तो इसको हम बच्चों लीवो रोटेटरी बोलेंगे कि ये लीवो रोटेटरी है। इसको हम माइनस साइन से या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट ये लैक्टिक एसिड है तो ये माइनस साइन लगा के लैक्टिक एसिड या स्मॉल एल लगा के लैक्टिक एसिड कर दिया। क्लियर हुई बच्ची बात? क्लियर एकदम? क्या बोला मैं कि जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नेचर का होता है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में भरते हैं और दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पोलरीमीटर। पोलरीमीटर में डालने के बाद जब हम पीपीएल को पोलरीमीटर से गुजारते हैं, when PPL is passed through the polarimeter or solution, then the plane of PPL rotates either in clockwise or in anti-clockwise direction with the angle of theta. यहाँ पर ये एंगल थीटा क्या है? तो दिस वन इज नोन एज रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल, लेकिन हमको इस कंपैरिजन करने के लिए पढ़ना पड़ता है बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल थीटा है, लेकिन हमको निकालना होता है स्पेसिफिक रोटेशन एंगल जो कांस्टेंट वेवलेंथ और कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्व किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है 100 इंटू थीटा अपॉन LC। ये फार्मूला होता है जिससे कि अल्फा निकलता है। अल्फा इज स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। इससे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो, आपको बस इतना याद रखना है कि फाइनली पोलरीमीटर से जो एंगल कंपैरिजन करने के लिए हमको मिलता है इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। अब हमें ये क्लियर हो गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है।
तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसमें किरल कार्बन एटम है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को यानी वाइब्रेशंस को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे देगा एक बार में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे देगा। तब हम बोलेंगे कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस नेचर इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। If the rotation is towards clockwise direction, then the compound is considered as dextro-rotatory in nature and is represented by plus sign or small d, not by capital D. कैपिटल D अलग कंसेप्ट है, कैपिटल L अलग कंसेप्ट है, जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे वहाँ पे हम इसका एक अलग लॉजिक लेके पढ़ते हैं, जो इससे कोई इसका रिलेशन इसमें नहीं है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा तो आप इसको लीबो रोटेटरी कहेंगे और इसको माइनस साइन या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बच्चों? तो एक बार में कंपाउंड या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लीबो होगा और आप इसको समझ सकते हो। अब आप इसको बोलो कि यार ये डेक्स्ट्रो और लीबो क्या है, तो आप इसको एक सिंपल तरीके से समझो कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी अपने आप को कंसीडर कर लो और मिरर में जो आपका इमेज तैयार हो रहा है, आप अगर राइट हैंडेड होगे तो आपका इमेज लेफ्ट हैंडेड होगा। तो आप अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और आप राइट हैंडेड हो तो आपका इमेज लेफ्ट हैंडेड होगा। तो आप डेक्स्ट्रो और आपका मिरर इमेज लीवो। लेकिन इसमें यह तय है कि एक स्ट्रक्चर तो वर्चुअल है कंपेयर करने के लिए, यानी आपका इमेज वर्चुअल है। उसी तरह से कंपाउंड एक बार में या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लीवो होगा या कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो अब मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मैंने लैक्टिक एसिड कहा था। अब लैक्टिक एसिड को मैं अगर ऐसे लिख दूं बच्चों CH3CHOH और मैं बोलूं कि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, तो आप बोलोगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है। अब इसके सामने आप मिरर लगा दो, ये एज्यूम करते हैं मिरर, इसका मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज बनाते समय एकदम उल्टा नहीं करना है, सिर्फ ग्रुप को अपोजिट कर देना है। तो स्वाभाविक है इस मिरर में ये COOH यहाँ बनेगा, ये CH3 हो जाएगा, ये OH है, ये H है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये कौन सा होगा बच्चों? ये हो जाएगा लीवो रोटेटरी। यानी ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, किरल कार्बन कंटेन करते हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है और जबकि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। अब आप ये ध्यान दीजिए, नया शब्द, ये दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर है। बोले ये क्या है? इनैंसियोमर का मतलब होता है प्रतिबिंब रूप, मिरर इमेज। ये और ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। मिरर इमेज को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इनैंसियोमर। इनैंसियोमर को हम इनैंसियोमॉर्फ भी कह सकते हैं। इसको हम ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको इनैंसियोमर ही बोलते हैं। डिफिनीशन अब क्या होगी आप समझिए। ये दोनों मिरर इमेज है। अगर मैं इसको कॉपी में बना दूं और इसको एज सच उठा लूं पूरे स्ट्रक्चर को और इसके ऊपर रख दूं तो क्या होगा? क्या ढक जाएगा? बोले यार नहीं ढक सकता, एज सच उठाना, होल्ड नहीं करना, उठाना, सुपर इम्पोज करना। उठाओगे तो CH3 के ऊपर COH आएगा, इसके ऊपर CH3 आएगा, कभी सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो इसका मतलब डिफिनीशन अब क्या बोलोगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, लेकिन एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। इसी को अब साइंटिफिक बोलो क्या? कि द टू ऑप्टिकल फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर टर्म्ड एज इनैंसियोमर. The dextro and levo
form of any compound are always enantiomer of each other. क्लियर बच्चों? क्या मैंने बोला कि the two optical isomer of the compound which are the mirror image of each other but are non superimposable are termed as enantiomer or enantiomorph or optical antipodes. The dextro and levo form of any compound are considered as enantiomer of each other. आप और आपका इमेज जो मिरर में तैयार हो रहा है वो एक दूसरे के क्या है बच्चों? enantiomer. तो enantiomer इज अ जनरल टर्म, आप इसको जनरल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि दो चीजें जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं बट सुपर इम्पोज नहीं हो सकती हैं, एक दूसरे को ढक नहीं सकती हैं, वो enantiomer कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो अब आपको ये मालूम हो गया कि किरेल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, और हमको ये मालूम हो गया कि enantiomer क्या है। क्लियर बच्चों? तो अगर ये बातें आपको क्लियर है तो अब आगे हर चीज आपके लिए सरल हो जानी है। लेकिन कुछ भी करके आप इसको ऐसा बहुत फॉर्मल वे में मत पढ़िएगा, है ना, इसको आप ऐसा पढ़िए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, क्योंकि मान के चलो आप नीट जेईई में इसके क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा क्वेश्चन आता है, और सिर्फ आप इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मत करिए, क्योंकि अभी आपको इसको बहुत बार जरूरत पड़नी है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाइए। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हम enantiomer को अब डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसको एक और नई टर्म पढ़ते हैं बच्चों, एक नया टर्म है और वो कहलाता है रेसेमिक मिक्सचर। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान लगाना है। चलिए अगर मैं कहूँ +10 और -10 को ऐड कर दीजिए, कितना मिलेगा? आप बोलोगे इतना सरल, 0 मिलेगा। अच्छा क्यों? बोले दोनों इक्वल है, अपोजिट साइन के साथ 0 हो जाता है। बस यही आप ऑप्टिकल आइसोमर जो आपको मिले हैं क्या, डेक्स्ट्रो और लीवो को एक साथ लेते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, दोनों का इक्विमोलर सोल्यूशन है, और दोनों का इक्विमोलर सोल्यूशन को मिक्स कर दिया और एक नेट रिजल्टेंट सोल्यूशन तैयार किया। अब इस रिजल्टेंट सोल्यूशन का आप इसका कंक्लूजन निकालिए। डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव था, उसका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रोटेशन एंगल था। लीवो जो रोटेटरी नेचर का जो है वो भी एक्टिव है, नेगेटिव डायरेक्शन पे उसका नेगेटिव वैल्यू ऑफ रोटेशन एंगल है, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, और दोनों को मिलाने पे इनका रिजल्टेंट सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? बोले उसका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल 0 हो जाएगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा क्या? बोले ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? बोले दिस वन इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। यानी अब आप रेसेमिक मिक्सचर को कैसे बोलोगे? बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो isomers of the compound is termed as racemic mixture, and the method of preparation of racemic mixture is known as racemization. क्या समझे आप कि डेक्स्ट्रो और लीवो के इक्विमोलर सॉल्यूशन को अगर हम मिला के एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन एंगल 0 होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इसी को रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। और इसको बनाने का जो तरीका होता है वो कहलाता है रेसेमाइजेशन। क्लियर बच्चों? द ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द डेक्स्ट्रो and levo isomer of the compound is termed as racemic mixture, and the method of preparation of racemic mixture is known as racemization. बहुत सरल है, यानी डेक्स्ट्रो होगा तो लीवो जरूर होगा, और डेक्स्ट्रो और लीवो होगा
तो रेसिमिक मिक्सचर तो 100% होगा। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल आइसोमर तो है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? इनैंसियोमर। डेक्स्ट्रो और लीवो आर द ऑप्टिकली एक्टिव बट द रेसिमिक मिक्सचर इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर बच्चों? चलिए अब आपको ये अगर समझ में आ गया तो एक टर्म और आप ध्यान से समझिएगा, दिस वन इज इन्वर्जन। इन्वर्जन आप समझते हो, रेसिप्रोकल, अपोजिट चीज को बना देना। तो अगर मैं कहूं कि डेक्स्ट्रो और ये लीवो है, तो अगर मैं कोई ऐसी केमिकल मेथड लगा दूं या बायोलॉजिकल मेथड लगा दूं या फिजिकल मेथड लगा दूं जिससे कि डेक्स्ट्रो फॉर्म लीवो फॉर्म की तरह बिहेव करने लगे या लीवो फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म की तरह बिहेव करने लगे, तब मैं बोलूंगा दिस फिनोमिना इज नोन एज इन्वर्जन। क्या क्लियर हुआ आपको? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो टू लीवो और लीवो टू डेक्स्ट्रो इज टर्म्ड एज इन्वर्जन। डेक्स्ट्रो को लीवो में या लीवो को डेक्स्ट्रो में बदलने की जो प्रोसेस है उसको इन्वर्जन कहते हैं। ये चीजों को आपको अप्लाई करना है, अभी एग्जाम्पल से पूरा यूज करना है, लेकिन पहले शब्दों को तो क्लियर करिए, वर्ड्स की मीनिंग समझिए और फिर उसको अप्लाई करिए। तो आपको इनैंसियोमर क्लियर हो गया, डेक्स्ट्रो लीवो क्लियर हो गया, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर, इन्वर्जन और सबसे इंपॉर्टेंट कीरल कार्बन। इतनी बातों को जब आप क्लियर कर लेते हो तब हम इसको अप्लाई कर पाते हैं और इसमें नई बातों को सीखते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।